इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये सोचने वाली बात है कि खेत के जानवरों के बारे में लिखी गई एक साधारण सी लगने वाली कहानी आखिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतना शक्तिशाली रूपक कैसे बन सकती है। सच में ये काफी दिलचस्प है। मुंशी प्रेमचंद की क्लासिक दो बैलों की कथा का ये अध्ययन साहित्य की इसी जादुई गहराई को हमारे सामने उजागर करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुंशी प्रेमचंद जी के स्वयं के इन गहरे शब्दों पर जरा गौर किया जाए। उनका मानना था कि एक कहानी का मुख्य उद्देश्य ही जीवन के किसी एक हिस्से या किसी एक सच्चे मनोभाव को दिखाना होता है, और उनकी खुद की रचनाओं में हमें यही चमत्कार देखने को मिलता है, जहां गहरी भावनाएं और एकदम सच्चा यथार्थवाद दोनों आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं। आज के इस अध्ययन में काफी कुछ कवर होने वाला है। हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद की विरासत को समझेंगे, फिर दो बैलों की मुख्य कथा, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम का छिपा हुआ रूपक, जानवरों की वफादारी और उनके मूक इशारे, फिर पंचतंत्र से इसके जुड़ाव को देखेंगे और आखिर में परीक्षा की तैयारी के लिए एक क्विक फाइनल रिव्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, मुंशी प्रेमचंद की महान विरासत। मुंशी प्रेमचंद भारतीय साहित्य का एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में बीता उनका शुरुआती जीवन कोई साधारण बात नहीं थी। इसी ने ग्रामीण जीवन की कठोर वास्तविकताओं को देखने का उनका नजरिया तय किया। हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक से इस्तीफा दे दिया था। क्यों? ताकि वो अपना पूरा समय राष्ट्रवादी और यथार्थवादी लेखन को दे सके। उनका पूरा फोकस आम लोगों और मजदूरों के असली संघर्षों को सामने लाने पर था। उनका साहित्यिक योगदान सच में बहुत ही विशाल है। उनकी अनगिनत कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। गोदान, सेवा सदन और कर्मभूमि जैसे प्रमुख उपन्यासों को ही ले लिया जाए तो उनकी हर रचना सामाजिक सुधार की बात करती है। उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन करके आम जनमत को गहराई से प्रभावित किया। उनका मुख्य उद्देश्य समाज के हाशिए पर खड़े लोगों जैसे किसानों, मजदूरों, शोषित वर्गों और महिलाओं को एक मजबूत आवाज देना था। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, यानी खुद दो बैलों की कथा पर। कहानी की शुरुआत होती है झूरी नाम के एक किसान और उसके 2 बेहद वफादार बैलों हीरा और मोती से। देखने में ये महज जानवरों की एक कहानी लग सकती है, लेकिन असल में ये दिखाती है कि जानवरों के अंदर भी इंसानों की ही तरह गहरी करुणा, प्यार और अपनेपन की कितनी क्षमता होती है। झूरी और उसके बैलों के बीच का जो ये गहरा भावनात्मक बंधन है ना, वही इस पूरी कथा की नींव है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये शांति और खुशी लंबे समय तक टिक नहीं पाती। इस कथा से मिलने वाली सबसे सीधी और स्पष्ट सीख यही है कि स्वतंत्रता कभी भी आसानी से प्लेट में सजकर नहीं मिलती। इसके लिए लगातार बार बार संघर्ष करना पड़ता है। अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए हीरा और मोती को जिन क्रूर और भयानक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो मानवीय लचीलेपन और बिना कुछ कहे दिए गए बलिदान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम का रूपक। किसी भी शानदार साहित्य को समझने के लिए हमेशा सतह के थोड़ा नीचे झांकना पड़ता है। एकदम सामने से देखने पर लगता है कि 2 बैल बस जिंदा रहने के लिए अपने क्रूर आकाओं से लड़ रहे हैं, लेकिन इसका छिपा हुआ अर्थ बहुत बहुत गहरा है। दरअसल ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही आम भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व है। प्रेमचंद जी ने बिना सीधे तौर पर कुछ कहे राष्ट्रवादी साहित्य रचने के लिए इस बेहतरीन और चतुर रूपक का इस्तेमाल किया। इस बात को उस समय के हालात से जोड़कर देखना होगा। दमनकारी ब्रिटिश शासन के दौरान साहित्य केवल टाइम पास या मनोरंजन के लिए नहीं था, ये सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बन चुका था। इस कहानी को लिखने का मकसद ही आम जनता को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करना था। ये साबित करता है कि प्रेमचंद जी साहित्य को समाज का मार्गदर्शन करने वाले एक टूल के रूप में देखते थे। इसी के साथ हम चौथे भाग पर आ गए हैं, जो है वफादारी और मूक इशारे। अगर परीक्षा की तैयारी के नजरिए से देखा जाए तो हीरा और मोती के चरित्र को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों सिर्फ बैल नहीं हैं, ये एक दूसरे के प्रति अटूट वफादारी, हार न मानने वाले जज्बे और एक बेहद गहरी दोस्ती के जीते जागते प्रतीक हैं।
जब उन्हें नए और कठोर मालिकों के पास भेजा जाता है तो उनके ऊपर जो जुल्म होते हैं वे उन्हें तोड़ने के बजाय एक दूसरे के प्रति उनके कमिटमेंट को और भी ज्यादा मजबूत कर देते हैं। पाठ के इस बेहद अहम संवाद को ही ले लीजिए। जब हीरा पूरी तरह से निराश होकर कहता है कि गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी, तो मोती का जवाब देखिए। वो कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं। मौत का डर सामने है, लेकिन फिर भी ये संवाद उनके भीतर की दार्शनिक सोच और गहरे विश्वास को कितने सुंदर तरीके से उजागर करता है ना अद्भुत? और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही खास साहित्यिक उपकरण की, जिसे मूक भाषा कहा गया है। प्रेमचंद जी ने इसका इस्तेमाल जानवरों के अंदर इंसान जैसी चेतना, भावनाएं और आपसी बातचीत दिखाने के लिए किया है। बिना एक भी इंसानी शब्द बोले ये दोनों दोस्त केवल अपनी खामोशी और मूक इशारों के जरिए अपनी पूरी करुणा और अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। ये सच में मास्टर क्लास राइटिंग है। अब बात करते हैं भाग 5 की, पंचतंत्र का ज्ञान। दिलचस्प बात यह है कि प्रेमचंद जी का ये कहानी सुनाने का तरीका कहीं हवा से नहीं आया। इसका आधार हमारे भारत की प्राचीन पशु कथाओं की परंपरा में है। पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी सदियों पुरानी ज्ञान से भरी कहानियों से प्रेरणा लेकर उन्होंने जटिल मानवीय नैतिकताओं और समाज की सच्चाइयों को बड़ी ही आसानी से सिखाने के लिए जानवरों को अपना माध्यम बनाया। खैर, अब वक्त आ गया है हमारे आखिरी भाग का, यानी फाइनल एग्जाम रिव्यू। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे पक्का करने के लिए स्रोत सामग्री से कुछ सीधे सवाल लेते हैं। पहला सवाल, पाठ के अनुसार बैलों ने अपनी रस्सियां तोड़कर घर वापस लौटने का फैसला आखिर क्यों किया? कहानी का प्लॉट यहीं से तो सबसे ज्यादा रफ्तार पकड़ता है। और इसका एकदम सटीक उत्तर है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। ये जवाब इस कहानी की सबसे बड़ी थीम को फिर से हमारे सामने रखता है कि आज़ादी पाने की जो तड़प है वो सिर्फ इंसानों की बपौती नहीं है, बल्कि ये तो हर जीवित प्राणी के भीतर जन्म से ही होती है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर हम इस कहानी को सीधे स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर देखें तो हीरा और मोती असल में किसके प्रतीक हैं? बिल्कुल सही, वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही भारतीय जनता के प्रतीक हैं। यही वो सबसे खास कड़ी है जो गांव के बैकग्राउंड में रचे गए इन साधारण शोषित पात्रों को सीधे उस वक्त के एक विशाल और ऐतिहासिक राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ जोड़ देती है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम के लिए कुछ जरूरी ग्रामीण शब्दावली पर नजर डाल लेना आवश्यक है। पहला शब्द है नीलाम, जिसका मतलब होता है बोली लगाकर बेचा जाना। और दूसरा है इख्तियार, जिसका अर्थ है किसी चीज पर अपना अधिकार या कंट्रोल होना। इसी तरह की असली रोजमर्रा की भाषा का इस्तेमाल ही प्रेमचंद जी की कहानियों में जान डाल देता है। तो जैसे जैसे हमारा ये विश्लेषण खत्म होता है, एक विचार मन में हमेशा के लिए घर कर जाता है। खेत के जानवरों के बारे में लिखी गई एक इतनी सीधी साधी कहानी आखिर पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की कल्पना को आग लगाने में कैसे सफल हो गई? साहित्य की ये ताकत और रूपकों की ये गहराई सच में कमाल है। इसे समझने की ये प्रक्रिया और ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।